उसको चैलेंज किया। वो लोग वक्फ के बारे में बिल्कुल नहीं उनको पता थी कि वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड क्या है, कितनी ज़मीन इसके पास है, कैसे करता है, वो नहीं पता था। हमने उसको चैलेंज किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने जब पीएल फाइल किया, फिर आप लोगों ने डिबेट किया तो लोगों को पता चला। हम तो केवल पीएल फाइल कर देते हैं, अल्टीमेटली जनता तक आप लोग पहुंचाती हैं, आप लोग मीडिया पहुंचाता है। मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया कि माइनॉरिटी कमीशन जो चल रहा है ये गड़बड़ है। फिर एक एफसीआरए कानून बना था विधि अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, हमने उसको चैलेंज किया, तो फिर एफसीआरए में बदलाव हुआ, सरकार ने बदलाव किया है। ऐसे लगभग 50 कानून ऐसे हैं जिन पे हमने पीएल किया, उसके बाद सरकार ने उसको संज्ञान लिया और उसके कानून में बदलाव किया है। बहुत से लोग जो आपके विरोधी हैं वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि कानून के आवरण में आप एक्टिविज्म कर रहे हैं और उस एक्टिविज्म के भी आवरण में विचारधारा है संघ की और बीजेपी की, जिसको आप अदालत की दहलीज पर लेकर जाते हैं। वहां पर जब विषय उठता है तो उसका बेनिफिट फिर डिबेट, डिस्कशन और चर्चा के रूप में बीजेपी को, राइट विंग को मिलता है। मेरे आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय। अब दीनदयाल जी संघ से जुड़े हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं भी संघ के करीब हूं या संघ से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन मेरे दो लोग आदर्श हैं, सरदार बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल जी। मैं उनको पढ़ता हूं, उनसे सीखता हूं। ऐसे मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूं, लेकिन ये दो लोग हमारे आइडियल हैं। जहां तक रही बात कि हमारी पीआईएल केवल बीजेपी को फायदा करती है, तो मेरी बहुत सारी पीआईएल में बीजेपी बहुत लोग नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए, पहले भारत में मुकदमा चलता रहता था सबके लिए। मैंने पीआईएल फाइल किया कि भाई सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनको जब हर जगह वीआईपी व्यवस्था है तो फिर कोर्ट में वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। अभी जनता के लिए ऐसा आदेश हो जाए, जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन सांसद विधायक नाराज हो गए हमसे, हमारा मुकदमा 1 साल के अंदर क्यों डिसाइड होना चाहिए। तो मेरी पीआईएल का विरोध करने लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, बोले नहीं साहब, कॉमन मैन का जैसे चलता रहता है ऐसे हमें वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए। और उस फैसले के बाद कौन से फोन कॉल आए थे आपका, और कुछ बता दीजिए, 2-4 आवाज खुलकर बात हो रही है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी तक फिर जस्टिस गगोई साहब उस समय सीजीआई थे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी और एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। उसके बाद फिर जब ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर मुकदमा इनके फटाफट सुनने हुए। जैसे आजम खां का मुकदमा 25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया मेरी पीआईएल पे, भाई साल भर के अंदर डिसाइड करो, तो डिसाइड करना पड़ा। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ऐसे देश भर के जितने माफिया डॉन थे, इनका मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा था। उनमें बहुत सारे लोगों को सजा हुई। लेकिन अगर आप जो 500 लोगों को कुल मिला के सजा हुई पिछले 7-8 साल में, 2000 मेरी 16 की पीआईएल थी, तो लगभग 9 साल हो गया। उसमें सबसे ज्यादा जो सजा हुई है वो बीजेपी के सांसदों विधायकों को ही है। सबसे ज्यादा जो सजा हुई है, चाहे वो भूतपूर्व थे जैसे थे। कुछ नाम तो और हमारे दर्शकों के लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी ना। नहीं, कुछ तो अच्छा, पुराने पन्ने खोल रहे हैं तो ठीक है, उसमें से आ जाए कुछ। 2019 में 2 लोगों को टिकट मिल गया, माहौल भी अच्छा था 2019 वाला, और टिकट भी उन्होंने व्यवस्था कर लिया अपनी। उसके बाद उन्होंने अपने जब नॉमिनेशन फाइल करना होगा तो वो एडवोकेट, उनको नहीं पता था कि एमएलए एमपी कोर्ट बन चुकी है, और एमएलए एमपी कोर्ट 17 बन गई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि बन चुकी है। तो जब नॉमिनेशन फाइल करना था तो उनके एडवोकेट ने बताया कि साहब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है और 1 साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला करना पड़ेगा, और आपके खिलाफ तो एक के खिलाफ लगभग 35 केस थे, एक के खिलाफ 42 केस थे। साहब ऐसा है, अगर आप माहौल अच्छा है और आप सांसद बन जाओगे तो आपका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, और इसमें से कम से कम 10 केस तो ऐसे हैं जिसमें आपको सजा हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक ठाक जिंदगी चलती रहे, तो बेटर है अपना टिकट वापस कर दो। तो उन्होंने मिला हुआ टिकट वापस कर दिया, बोले हम सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, हम सांसद नहीं बनेंगे। तो उस हमारे एमएलए एमपी कोर्ट की पीआईएल का एक डिटरेंट का उसने काम किया। अब आप देख लीजिए 2019 के बाद जो बड़े माफिया अब पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉर्मल माफिया बने रहेंगे तो उनका केस चलेगा 20-30 साल। अगर वो जीत गए तो 1 साल में उनका केस डिसाइड हो जाएगा। 1 साल में केस डिसाइड हो जाएगा तो सजा 2-4 में सजा हो ही जाएगी। तो अब माफियाओं ने आना बंद कर दिया, तो उससे हमसे सब लोग दुखी हैं। ऐसे मेरे बहुत केस हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होना चाहिए, मेरी पीआईएल है, तो स्वाभाविक सी बात है, उससे कोई खुश नहीं होगा। इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, मेरी पीआईएल है। मेरी एक पीआईएल है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो जाए, उनके चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए,
तो उससे तो कोई भी पार्टी खुश नहीं हो सकती, कोई भी नेता, मतलब कोई भी नेता से मतलब जो लोग ऐसे हैं वो खुश नहीं होंगे। एक मेरी पीआईएल है कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, तो उससे बहुत लोग दुख। थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं, धमकियां मिलती हैं? हाँ, धमकी मिलती है, इसलिए थोड़ी सिक्योरिटी मिली हुई, धमकी मिलती है, धमकी मिलती रहती है। फोन कॉल्स पर? फोन कॉल्स पे मेरी कन्वर्जन की पीआईएल है, उसके बाद मेरे को थ्रेट्स मिली। मेरी एक कन्वर्जन की पीआईएल चल रही है, और कन्वर्जन की पीआईएल भी मैंने कैसे किया, एक लावण्या नाम की लड़की ने सुसाइड किया था तमिलनाडु में, 11वीं 12वीं में पढ़ती थी वो। उसके बाद मैंने वो पीआईएल फाइल किया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और भारत में एक धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून होना चाहिए, सेंटर में कानून होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी क्या स्टेटस उस पीआईएल का? 16 को लगी हुई है, इसी 16 तारीख को लगी है। 16 तारीख को वक्फ एक्ट भी लगा हुआ है और 16 तारीख को मेरी धर्मांतरण वाली पीआईएल भी लगी, तो 16 तारीख को सुनवाई है। भारत में मुगल आए थे सत्ता के लिए नहीं, भारत में मुगल आए थे यहाँ पे केवल और केवल धर्मांतरण कराने, इस्लाम को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में होती है तो धर्मांतरण कराना आसान होता है। एक जो झूठा में एक झूठ पद सिखाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक रास्ता तैयार करने आई थी, और जो ब्रिटिश आए थे वो भी कन्वर्जन कराने आए थे, वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। मुगल आए थे यहां पे इस्लाम को फैलाने, ब्रिटिश आए थे यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून भी है, उसका नाम एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने कहीं धर्मांतरण को उसमें शामिल नहीं किया, इसलिए पुलिस कभी भी एनएसए लगाती नहीं। धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। देखिए, ये है ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए कानून है, लेकिन इस कानून में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है ये लिखा ही नहीं है, तो पुलिस धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाती नहीं है।